हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग साथियों। मैं आपका आपके अपने चैनल डीएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। तो जीएस की सीरीज चले जिसमें पॉलिटी चलता है। तो पॉलिटी में आपको मैं विधेयक पढ़ा चुका हूँ, सरकार के अंग पढ़ा चुका हूँ। तो अपन को अब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पढ़ना है। तो कार्यपालिका से स्टार्ट करते हैं। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया था, एक राज्य और एक केंद्र। तो आज अपन केंद्र वाली स्टार्ट करते हैं। केंद्र में अभी पालिका के अंग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। तो ये इनसे अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को आज पढ़ाते हैं डिटेल से। तो क्या राष्ट्रपति का क्या काम होता है, ये मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियों का हेड होता है, पर नाम मात्र के लिए हेड होता है। उसका यूज कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति को पढ़ते हैं। तो पहले राष्ट्रपति के बारे में बेसिक जानकारी बताता हूँ आपको मैं स्टार्टिंग से। तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 52 में। ऐसा अनुच्छेद 52 में है। 53 में कार्य एवं शक्ति, जो राष्ट्रपति की कार्य और शक्ति है वो अनुच्छेद 53 में है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। बिल्कुल आपको मैं डिटेल से पूरा पढ़ाऊंगा, पूरी शक्तियां पढ़ाऊंगा और पूरा राष्ट्रपति के बारे में जो भी जहां से भी क्वेश्चन बनता है वो बिल्कुल पूरा बताऊंगा। आप नोट करते चलें। 55 में निर्वाचन की रीति, क्या होती है निर्वाचन की नीति, क्या निर्वाचन होता है, ये सब कुछ बताऊंगा। निर्वाचन की रीति। 56 में पद अवधि, पद अवधि, पदावधि, उसके पद की कितनी अवधि होगी। 57 में पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन, निर्वाचन। 58 में योग्यता, योग्यता। अनुच्छेद 59 में शर्तें। अनुच्छेद 60 में शपथ। अनुच्छेद 61 में महाभियोग, महाभियोग। एक कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लिख रहा हूं मैं। तो इस साइड ये अनुच्छेद लिख रहे, फिर और रह चुके हैं, ये थोड़ा उनसे बेसिक है। तो पहले मैं इनको पढ़ा देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। तो पद, ये 52 अनुच्छेद 52 में वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। तो इसमें प्रथम आप लिखो, इसके आगे डाल के थोड़ा, कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है जो संघ का नाम मात्र का मुखिया होता है, जो संघ का नाम मात्र का मुखिया होता है और प्रथम नागरिक होता है। फिर 53 में कार्य व शक्ति। तो क्या क्या राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, क्या क्या राष्ट्रपति का कार्य होता है, इसी को बहुत डिटेल से पढ़ना है। तो इसे मैं बाद में पढ़ाऊंगा। जैसे सैन्य शक्ति है, विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्तियां हैं, आपात शक्तियां हैं। तो ये मैं सबसे लास्ट में लंबा है, बाद में पढ़ाऊंगा। तो 54 जो निर्वाचन है, तो ये जो 54 है इसमें निर्वाचन है, जिसमें निर्वाचक मंडल आता है कि कौन कौन इनका निर्वाचन करते हैं। तो इसमें आता है निर्वाचक मंडल, मतलब कौन कौन राष्ट्रपति जी को वोट देंगे। तो निर्वाचक मंडल कौन कौन राष्ट्रपति जी को वोट देंगे। तो इनमें 4 ही लोग आते हैं जो राष्ट्रपति जी को वोट देते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन राष्ट्रपति को वोट नहीं देता, तो 3 देने वाले दे देगा, ये दूसरा दे देगा। ऐसा ही बोलेगा कि कौन राष्ट्रपति को वोट देता है, तो 3 ना देने वाले दे देगा और 1 देने वाले दे देगा। तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्य की विधानसभा, दिल्ली व पांडुचेरी, दिल्ली व पांडुचेरी की विधानसभा, की विधानसभा। आपको देखो ये मैंने अलग क्यों लिखा है,
ये मैंने अलग के रखा दिल्ली व पांडुचेरी। तो आपको पता है अपने 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आप इतना भी आप शायद जानते हो कि ऐसे 2 ही यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें मुख्यमंत्री का राज चलता है, नहीं इनमें राज्यपाल का उपराज्यपाल का शासन चलता है, ठीक है ना, प्रशासनिक शासन चलता है। तो ऐसे दिल्ली व पांडुचेरी ही है जिनमें मुख्यमंत्री का राज चलता है, मतलब यहाँ पे विधानसभाएं हैं। जैसे दिल्ली में कौन है, केजरीवाल, और पांडुचेरी में कौन है, रंगा स्वामी। तो ऐसा ही, लेकिन ये ध्यान रखना लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के जो सदस्य निर्वाचित किए गए हैं वो सदस्य, इसमें भी निर्वाचित सदस्य, इसके भी निर्वाचित सदस्य, इसके भी निर्वाचित सदस्य। तो क्वेश्चन बस यहीं से आ जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब सदनों में सदस्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मनोनीत किए जाते हैं और एक निर्वाचित किए जाते हैं। तो वो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो ही निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन ऐसा आता है कि कोई बच्चा पूछे कि सर अगर ऐसा हो कि कोई विधानसभा भंग हो किसी राज्य की, कोई विधानसभा किसी राज्य की भंग हो तो क्या करेंगे, फिर उस राज्य के सदस्य कैसे लिए जाएंगे। तो कोई राज्य की विधानसभा या संसद भंग हो, उससे राष्ट्रपति के चुनाव का कोई असर नहीं पड़ता, उन सदस्य की जगह दूसरे सदस्य लिए जाते हैं, वो भी निर्वाचित, तो उससे राष्ट्रपति के चुनाव में कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है ना। ये निर्वाचक मंडल में बड़ा क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन बनता है, यहाँ याद रखना। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पांडुचेरी की विधानमंडल सदस्य। अब आती है निर्वाचन नीति। अब निर्वाचन नीति क्या होती है, तो देखना अपने जो राष्ट्रपति का चुनाव वो होता है समान आनुपातिक, इस शब्दों का मैं अर्थ आपको बिल्कुल बताऊंगा। समान अनुपातिक के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति। तो देखना, तो समान अनुपातिक के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति, तो इस पद्धति पर ये चुनाव होता है। अब ये शब्द क्या है, ये शब्द इसलिए लिखे मैंने, ये देखना कुल मिला के अपने जो यहाँ पे निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, तो लोकसभा के लगभग 766 सब आ जाते हैं, 766 सदस्य लगभग इतने वोट देते हैं, और बाकी ये राज्यसभा और इनसे मिला के हैं ये इतने, और ये विधानसभा से मिलाए कोई 4120 कुछ ऐसे सदस्य वोट देते हैं। तो अभी तो दिक्कत है, क्योंकि निर्वाचक मंडल के लोकसभा के सदस्य कम हो रहे हैं और ये ज्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए इनको समान अनुपात में लिया जाता है। तो ये शब्द इसलिए यूज किया कि इनको समान अनुपात के आधार पर। फिर आ गया एकल संक्रमणीय पद्धति। तो एकल संक्रमणीय पद्धति का ये अर्थ होता है, यहाँ पे चुनाव ऐसे नहीं होता जैसे और अदर चुनाव होता है, जैसे बीजेपी को वोट डालना तो आप बीजेपी का बटन दबाइए, ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ पे 4 सदस्य माना कि ABCD, तो वोट देने वाले जो सदस्य या मेंबर होगा उसको चारों को वोट करना होगा, चारों को वोट करना होगा। यही होती है एकल संक्रमणीय पद्धति। माना कि वो ये कहा कि मुझे इसको फर्स्ट चुनाव चाहिए, मतलब पहले नंबर पे सी राष्ट्रपति बनना चाहिए। अगर चलो ये ना बन पाया तो दूसरे पे ये बनना चाहिए, अगर ये ना बन पाया तो तीसरे पे बी बनना चाहिए, अगर ये ना बन पाया तो चौथे पे डी बनना चाहिए। तो कुल मिला के ऐसे वोट देना होता है। जितने सदस्य इसमें आते हैं उनको ऐसे वोट देना पड़ता है, इसी को बोलते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो इसको दोनों सबको वोट देना होता है। अब फिर काउंटिंग कैसे होती है, फिर काउंटिंग ऐसे की जाती है कि फर्स्ट चरण की जब काउंटिंग होती है तो पहले फर्स्ट वाले निकाले जाते हैं, तो 50% वोट निकालने चाहिए। जब तक 50 नहीं निकलेंगे अगले चरण की होगी। फिर अगर इसमें 50 ना आ पाए इसके वोट तो फिर अगले के लिए जाएंगे, फिर सेकंड वाले के लिए जाएंगे और फोर्थ वाले को छोड़ देंगे। तब तक चुनाव में एक सदस्य 50% वोट प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक काउंटिंग रुकती नहीं। तो इसे बोलते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की जमानत कितनी राशि पर होती है। तो जब देखो पहला तो यह है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है और आप चुनाव लड़ रहे हो तो देखना उसके लिए बताया मैं नीचे पर पढ़ाऊंगा बाद में, ये नीचे है पॉइंट। तो उसमें आपके 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, अनुमोदक और प्रस्तावक। ये बताओ दिए आपको चुनाव तभी लड़ पाओगे प्रेसिडेंट का तब आपके पास 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होंगे संसद में, दोनों सदनों में।
और चुनाव लड़ने के लिए आपको 15,000 रुपए की राशि जमा करानी पड़ती है आरबीआई में। आरबीआई में 15,000 की राशि जमा करानी पड़ती है आरबीआई में। अगर आप 1/6 वोट नहीं ले आ पाते हो, 1/6 जितने वोट डले कुल का अगर 1/6 आप वोट नहीं ला पाते तो आपकी जमानत जब्त हो जाती है, मतलब ये राशि जब्त हो जाती है, इसे कहते हैं जमानत जब्त। तो पहले अगर आपको वोट अगर चुनाव लड़ना है तो आपके पास 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। फिर जमानत राशि 15,000 आपको आरबीआई में जमा करनी होती है, ऐसा पूछा जाता है कितनी राशि कहाँ जमा करनी होती है। और अगर 1/6 आप वोट प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसा लिख लो आप, 1/6 आप वोट प्राप्त नहीं कर पाते तो आपकी जमानत जब्त हो जाती है। तो ये था निर्वाचन की रीति। अब आगे पढ़ते हैं पद अवधि। तो लिख लो 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक 15,000 की राशि आरबीआई को जमा करानी होती है। अगर 1/6 नहीं आ पाते हैं वोट तो आपका जमानत जब्त हो जाता है। अब पहले मैं आपको वोट बता दूं कि ये क्या होता है समानुपातिक, ये फॉर्मूला होता है वोट निकालने का। जैसे एक विधायक का वोट, एक विधायक के वोट का, एक विधायक का वोट बराबर राज्य की विधानसभा की कुल जनसंख्या अपॉन कुल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखना ये होता है एक विधानसभा के वोट का मूल्य होता है राज्य की कुल संख्या बटे कुल निर्वाचित विधायक। अब क्या ये संख्या कुछ ज्यादा बड़ी चली जाती है, जैसे माना कि जनसंख्या तो बहुत होती है, माना कि जनसंख्या इतनी है और विधायक अकेले 100 ही है, तो काटोगे तो बहुत बड़ी राशि बच जाएगी 1,000। तो क्या किया गया यहाँ पे 1/1000 का इंटू, तो ये होता है फॉर्मूला। तो 1/1000 का यहाँ पे इंटू करके चला, ये होता है एक विधायक के वोट का मूल्य। अब एक सांसद के वोट का मूल्य क्या होगा, एक सांसद के वोट का मूल्य होगा कुल विधानसभा से निर्वाचित सदस्य, कुल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बटे कुल संसद के निर्वाचित सदस्य। अब आपको लग रहा होगा मैं बार-बार निर्वाचित क्यों लग रहा हूं, क्योंकि जो ही भाग लेंगे इस चुनाव में, जो निर्वाचित हुए होंगे, जिसको जनता ने चुना होगा, मनोनीत भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। ये हुआ खत्म। तो ये होता है एक विधायक का वोट बराबर होता है राज्य की कुल संख्या बटे अपन कुल जनसंख्या के बटे इंटू 1/1000। पूछा जाता है एक सांसद का मूल्य होता है कुल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बटे कुल सांसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे अब तक चलते हैं क्या, पद अवधि। तो पद अवधि आप जानते हो 5 वर्ष होती है, पर कब से 5 वर्ष होती है, तो जिस दिन राष्ट्रपति शपथ ले ले, जिस दिन राष्ट्रपति शपथ ले ले उस दिन से ये अवधि 5 वर्ष होनी चाहिए। जिस दिन राष्ट्रपति शपथ ले ले वहां से काउंटिंग की जाती है। माना कि आज चुनाव हो गया, काउंटिंग आज से स्टार्ट नहीं होगी, जब राष्ट्रपति शपथ ले लेगा काउंटिंग उस दिन से होगी, ऐसा पूछा जाता है। तो 5 वर्ष की पद अवधि होगी। अब चलता है आगे पुनर्निर्वाचन। तो अब सारे पुनर्निर्वाचन क्या होता है तो मैं समझाता हूं ये क्या होता है। तो ये पुनर्निर्वाचन क्या होता है, तो देखना पुनर्निर्वाचन का अर्थ है कि राष्ट्रपति कितने बार बन सकता है कोई व्यक्ति, मतलब कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो अपने यहाँ ऐसी कोई सीमा नहीं है, तो अपने यहाँ अनंत बार बन सकता है। एक इंसान अनंत बार राष्ट्रपति बन सकता है जितने बार उसे बनना हो। लेकिन यूएसए में, मतलब अमेरिका में, यूएसए मतलब अमेरिका में ये लिमिटेड है, इसमें सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो आप ध्यान रखना ये फैक्ट। अपने यहाँ कोई व्यक्ति कई बार चुनाव लड़ सकता है, कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन यूएसए अमेरिका में ये लिमिटेड है, 2 बार ही एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। फिर आगे चलते हैं योग्यता। तो योग्यता आप जानते हो कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। अगला है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। देखो, और लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तो देखो आपको कल ही बताया कौन कौन सा पद लाभ में नहीं आता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
और राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, ठीक है ना, यही बताया था मैंने, यही बताया था। तो मैंने राज्यपाल और ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद ये लाभ के पद पर नहीं होते, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखना ये जो लिखा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप इसे बड़े अच्छे से ध्यान रखना। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि जब वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता, मतलब उपराष्ट्रपति बनाया जाता, तो वो यहाँ पे आता राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है। बड़ा ध्यान से नोट करना, क्योंकि ये दोनों की समान होती है, लाभ के पद दोनों में लिखा होता है, लेकिन एक चेंज होता है कि वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और ये लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। आगे ये शर्त है, शर्तों में क्या आएगा? शर्तों में ये आएगा, अगर देखो दो ही प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। एक तो राष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले, अपना अवधि पूर्ण कर ले, और दूसरा उसको महाभियोग द्वारा, जो अनुच्छेद मैंने आपको एक शर्त में बताया, महाभियोग द्वारा। तो महाभियोग ये दोनों सदनों में लाया जाता है 14 दिन पूर्व, हटाने के 14 दिन पूर्व लाना होता है, इसे हटाने के 14 दिन पूर्व से लाना होता है, और ये दोनों सदनों में लाया जाता है। और अगली बात यह है कि अगला ये है कि अगर ये राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो तो कौन कार्यभार संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति की भी अनुपस्थिति हो फिर कौन कार्यकाल संभालेगा? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो तो हाई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। देखो अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगला शपथ। तो शपथ जानते ही हो कि शपथ जिस दिन ली जाती है तो उस दिन अपने भारत की अखंडता संप्रभुता बनाने का और बनाए रखने का ये शपथ लेते हैं कि मैं पूर्ण रूप से सत्यता के साथ कार्य करूंगा, तो इसे बोलते हैं शपथ। याद रखना अनुच्छेद नंबर 60 में शपथ दी गई है। अब अनुच्छेद आता है 61, तो आपको मैंने बताया ही होता महाभियोग, ये होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, आयु उसकी अवधि पूर्ण होने से पहले ये हटाना होगा अपन को राष्ट्रपति को, तो ये संसद में सदन में लाया जाता है। 61 अनुच्छेद महाभियोग कहते हैं, जिसे जो 14 दिन पूर्व लाया जाता है, जिससे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अब ये मैंने आपको 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61 पढ़ा दिए। जैसे 52 में पद है, 53 में कार्य शक्ति है, 54 में निर्वाचन है, 55 में निर्वाचन की नीति है, 56 में पद अवधि है, 57 में पुनर्निर्वाचन है, 58 में योग्यता, 59 में शर्तें हैं, 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग है। अब कुछ और इंपोर्टेंट बचे हैं जो शक्तियां, अब होंगी राष्ट्रपति की शक्तियां कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती हैं। तो अब उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपको लाता हूं, तो मैं आपको ये बताता हूं पूरा। तो पहली शक्ति है क्षमादान की शक्ति। जो राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की फांसी को भी रुकवा सकता है, मतलब किसी मृत्यु दंड को भी नॉर्मल कर सकता है, तो वो है 72 अनुच्छेद 72 आया ये अभी, ये क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, ये अनुच्छेद 72 है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद अगला 74 मंत्रिपरिषद से सलाह, मंत्री परिषद से सलाह। आपको बुक में देखने पे पूरे 395 ऐसे ज्यादा अनुच्छेद लिखे हुए मिल जाएंगे, पर जो मैं लिखवा रहा हूँ वो इंपोर्टेंट अनुच्छेद आपको किसी भी बुक में लिखे नहीं मिलेंगे जहां से क्वेश्चन उठता है, तो आप बिल्कुल नोट कर दे जाए। ये बड़े ढूंढ ढूंढ के इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट मैंने आपको अनुच्छेद लिखवा रहा हूँ। तो 111 जिससे बोलते हैं वीटो शक्ति, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था जब अपने क्या चल रहे थे विधेयक, तो ये शक्ति। फिर अगला है 123, ये होता है अध्यादेश। ये वो विधेयक होता है जो बिना किसी सदन में पेश किए हुए राष्ट्रपति निकाले, उसे अध्यादेश कहते हैं। कोई रूल जारी करे, कोई रूल बना दे, उसे अध्यादेश कहते हैं। 143 143 अनुच्छेद में ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, मतलब उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, न्यायाधीश से सलाह। तो कुछ ये इंपोर्टेंट अनुच्छेद और हैं
72, 74, 111, 123, 143 और 3 और है वो मैं और लिखता हूं। 352, 356, 360। ये था राष्ट्रीय आपात जो अभी तक इंडिया में 3 बार लगा है। ये होता है राष्ट्रपति शासन जो कई बार लगता रहता है। अभी लगा था, आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन, जिसमें मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में राज्यपाल के हाथ में शासन रहता है। अगला होता है वित्तीय आपात, जो अच्छी खबर है कि आज तक इंडिया में कभी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया। तो ये लगा 3 बार, 1962, 1965, 1971। ये चीन युद्ध के समय, पाकिस्तान युद्ध के समय ये लगाया गया 3 बार। और ये राष्ट्रपति शासन तो लगता रहता है, जैसे मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में राज्यपाल शासन, तो राज्यपाल शासन को ही राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राज्यपाल शासन को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और भारत में कोई वित्तीय आपात, अगर आंतरिक वित्त गड़बड़ी, आंतरिक वित्त परेशानी होने पर ही आपात लगाया था, तो भारत में आज तक नहीं लगा। और ये लगाया जाता कोई भारी आघात या आंतरिक भारत में कोई विद्रोह हुआ हो, सशस्त्र विद्रोह, तो उसके लिए भारी आक्रमण के लिए ये लगाया जाता है। ये लिख देता हूं मैं, सशस्त्र विद्रोह और भारी आक्रमण। और ये लिख लो, देखो एक ही है ना, इनमें से 356 ऐसा है जो समय सीमा लिमिट रखता है। ये न्यूनतम 6 महीने के लिए होता है, न्यूनतम 6 महीने के लिए। ये मिनिमम है और मैक्सिमम ये होता है 3 वर्ष तक। ये मिनिमम 6 महीने का होता है, मैक्सिमम 3 वर्ष का होता है। मिनिमम तीनों होते हैं 6 महीने के, लेकिन इसमें संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया कि राष्ट्रीय आपात की कोई लिमिट होती है। अनंतता होता है राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात। तो ये आपात दोनों लिखा है ना, आपात ये अनंत काल के लिए होते हैं, ठीक है ना। और न्यूनतम माने मिनिमम तीनों 6 महीने के लिए लगाए जाते हैं। और तीनों कौन लगाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे? मंत्रिपरिषद या दोनों सदन की सलाह। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट खुद एक अंग होता है किसका? संसद का, ठीक है ना। अब वीटो शक्ति, अध्यादेश और 72 क्षमादान शक्ति और पढ़ाऊंगा आपको। शक्तियां आज पूरी पढ़ेंगे, फिर कल थोड़ा बहुत राष्ट्रपति रह जाएगा, तो कल पढ़ेंगे। तो क्षमादान में 3-4 प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक तो अपरिहार्य होती है, जिसे अपरिहार्य नाम से बोलते हैं। तो वो उस क्षमादान शक्ति को कहते हैं, जैसे ही किसी को फांसी की सजा सुनाई दी गई, तो राष्ट्रपति उसकी फांसी की सजा को बिल्कुल नॉर्मल चेंज कर दे कि ये गुनाह कभी हुआ ही नहीं था। तो ऐसी शक्ति सिर्फ कौन रखता है? राष्ट्रपति ही। ऐसी पूरे भारत में शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, जो मृत्यु दंड को भी मना करवा सकता है। फिर अगली निलंबनकारी होती है एक, जिसे बोलते हैं, जिसमें राष्ट्रपति प्रकृति चेंज करवा देता है। जैसे कहीं उसको मृत्यु दंड दे दिया, तो उसको कारावास में चेंज करवा देगा। 2-3 प्रकार की होती हैं ऐसी, ठीक है ना। और अगला मंत्रिपरिषद से सलाह, 74 अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकता है। और अगला 75 है, प्रधानमंत्री है। फिर अगला वीटो शक्ति। तो वीटो शक्ति मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाई है कि एक तो पॉकेट वीटो होती है, जिसमें कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उस पर सलाह देके वापस कर दे, नहीं तो खुद रख ले। और समय सीमा नहीं है कि वो कब तक रख सकता है, वो तक रख ले। रखना की वीटो शक्ति कितने हैं? 111 में। और कौन कौन से विधेयक में वीटो शक्ति यूज नहीं की जाती है? संशोधन विधेयक और धन विधेयक, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक में वीटो शक्ति यूज की जाती है। और ये 130 अध्यादेश क्या होता है? बच्चे कहते हैं सर ये अध्यादेश याद तो रहता, पर अध्यादेश होता क्या? कुछ भी नहीं होता। ये मान लो कि ये विधेयक पेश किए जाते हैं, तो जो विधेयक ना तो लोकसभा की जरूरत पड़े और ना तो राज्यसभा की जरूरत पड़े, अकेला राष्ट्रपति ही उसको पास करा ले जा, उसे बोलते हैं अध्यादेश जारी करना। तो ये शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। अगला 143। तो 143 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है किसी काम के लिए। ये 143 अनुच्छेद में रखा गया। तो कल के लिए आज इतना ही रहने देते हैं, कल के लिए और रह गया थोड़ा बहुत, तो कल पढ़ेंगे। और एक सैन्य शक्ति का संचालन होता है अपने राष्ट्रपति के साथ, सैन्य शक्ति। तो जल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। सैन्य शक्ति का प्रमुख संचालन इन्हीं के पास होता है। तो कल राष्ट्रपतियों के बारे में पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा और रहेगा। कल अपन राष्ट्रपति पढ़ेंगे और राष्ट्रपति जो बचा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है
तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें और लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।